in that case after vitamins there is a antibiotic production is there. Okay, तो antibiotic production क्या है कि it is also required in very small quantity. जैसे विटामिन्स भी हमें बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही एंटीबायोटिक भी हमारे बॉडी में उसकी भी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, जो किससे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं. ओके, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सम हार्मफुल माइक्रोब्स बाय यूजिंग अ यूजफुल माइक्रोब. यूजफुल माइक्रोब का यूज करके हार्मफुल माइक्रोब की जो ग्रोथ है वो बॉडी में स्टॉप करना, इनहिबिट करना, एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक. उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम एंटीबायोटिक. ओके, जो फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हुआ था, आप सब लोगों को पता है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम वर्क स्टार्ट किया था स्टेफेलोकोकस अरियस नाम के बैक्टीरियम पे, और उसको एक्सीडेंटली पेनिसिलियम ये फर्स्ट एंटीबायोटिक फाइंड आउट हुई. ओके, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में बैक्टीरियम पे वर्क स्टार्ट किया स्टेफेलोकोकस अरियस, लेकिन एक्सीडेंटली उस कल्चर मीडियम पे उसको एक अनदर कॉलोनी मिली जो पेनिसिलियम नोटाटम की थी. ओके, तो उससे उसने पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट किया, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक करके हम पहचानते हैं. देन फ्लोरे, चेन एंड फ्लेमिंग, ये तीन साइंटिस्ट है. इन तीनों भी साइंटिस्ट को 1945 में नोबेल प्राइज मिला है. किस चीज के लिए? फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेनिसिलिन. और इन्होंने तीनों भी साइंटिस्ट ने जब अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उन वर्ल्ड वॉर में जो इंजर्ड हुए जो सोल्जर्स थे, उन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने पेनिसिलिन का यूज किया. ओके, देन यहाँ पे जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन आपको लिस्ट में प्रोवाइड है, वो फर्स्ट वन है क्लोरोमाइसिटिन. ये एंटीबायोटिक है. क्लोरोमाइसिटिन प्रोड्यूस करने के लिए जो माइक्रोब का यूज किया जाता है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली. देन इरिथ्रोमाइसिन जो सेकेंड एंटीबायोटिक है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए जो माइक्रोब है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस है. देन पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम पेनिसिलियम क्रिसोजिनम नाम के माइक्रोब से, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस से. तो तीनों भी चीजों में यहाँ पे कॉमन है स्ट्रेप्टोमाइसिस. ओके, ये तो आपको इजीली ध्यान में रह जाएगा. पेनिसिलियम क्रिसोजिनम, पेनिसिलिन है तो पेनिसिलियम की कॉलोनी से मिला है क्रिसोजिनम की. ओके, क्लोरोमाइसिटिन है, वहां पे वेनेजुएली आएगा. जहां पे इरिथ्रोमाइसिन प्रोड्यूस करना है वहां पे इरिथ्रस आएगा. ई से स्टार्ट हो रहा है. एंड देन स्ट्रेप्टोमाइसिन जहां पे है वहां पे ग्रीशियस आएगा. ओके, सो ये है माइक्रोबियल सोर्स, मतलब क्लोरोमाइसिटिन स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से एक्सट्रैक्ट होगा. इरिथ्रोमाइसिन प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस नाम का माइक्रोब की रिक्वायरमेंट है. पेनिसिलियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है? पेनिसिलियम क्रिसोजिनम से एक्सट्रैक्ट हो रहा है. और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी growth hormone. There are different kind of growth hormones are present there, लेकिन हमें जो आपके सिलेबस में वो प्रोवाइड है वो है जिबरलिन ग्रोथ हार्मोन. ओके, ग्रोथ हार्मोन. ओके, ग्रोथ हार्मोन किससे प्रोड्यूस हुआ है? जिबरेला फ्यूजिकोराई, जिबरेला फ्यूजिकोराई नाम का माइक्रोब्स है, वहां से उस माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट हुआ है जिबरलिन. क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है? जिबरलिन ये ग्रोथ हार्मोन है. ओके, अब जिबरलिन ग्रोथ हार्मोन एक्सट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम याबुता एंड सुमिकी ये दो जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने 1938 में वर्क स्टार्ट किया था. और दे आर these growth hormones are mostly used in higher plants. ओके, हायर प्लांट्स में ये ग्रोथ हार्मोन का यूज किया था उन्होंने, और हायर ऑर्गेनिज्म में यूज होता है एज अ ग्रोथ हार्मोन. ओके, देन ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है? तो जिस बॉडी में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है या फिर ग्रोथ का जो रेट है वो स्लोअर डाउन हुआ है, तो उनमें इन ग्रोथ हार्मोन का यूज करके वहां पे ग्रोथ इंक्रीज की जाती है. ओके, आपके बुक में जो प्रोवाइड किया है वो इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी ऑफ द पियर एंड एप्पल और पियर. एप्पल एंड पियर में यूज होता है पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए. उसके बाद में फ्लावर की ग्रोथ इंड्यूस करने के लिए यूज होता है. और नेक्स्ट दिया है आपके इसमें कि ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ दीज सीड्स, breaking the dormancy of the
सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है ग्रोथ हार्मोन को। ओके, मतलब डॉर्मेंसी मतलब ग्रोथ जहाँ पे हो नहीं रही उस पीरियड को हम डॉर्मेंट पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे वक्त ग्रोथ हार्मोन उसमें ऐड करके फिर उनकी ग्रोथ इंक्रीज की जाती है विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है जिबरेला फ्यूजिकोरा इज द माइक्रोब, और उस माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट हो रहा है जिबरलिन ग्रोथ हार्मोन। वो जो फर्स्ट टाइम जिबरलिन एक्सट्रैक्ट किया था वो साइंटिस्ट जो थे वो थे याबुता सुमिकी, जापानीज साइंटिस्ट है जिन्होंने 1938 में ये वर्क स्टार्ट। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एंजाइम्स। उसके बाद में जो हमें डिस्कस करना है वो है एंजाइम। ओके, क्या फंक्शन होता है एंजाइम का? इट इज अ बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट, ओके, बायो कैटालिस्ट है। बायो कैटालिस्ट मतलब क्या? किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करना या फिर एक्सेलरेट करने वाला जो पार्टिकल है, जो एलिमेंट है, वो है एंजाइम। इट एक्ट एज अ बायो कैटालिस्ट विच इनिशिएट और एक्सेलरेट द रिएक्शन। किसी रिएक्शन को अगर स्टार्ट करना है या फिर उसको स्पीड प्रोवाइड करना है तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो है एंजाइम। ओके, आपको ट्रेडिशनल एंजाइम आपके बुक में प्रोवाइड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा है? पेक्टिनेज, पेपेन एंड अमाइलेज। ओके, दीज आर द ट्रेडिशनल एंजाइम्स, मतलब बहुत सालों से चलते हुए यूज किए हुए जा रहे जो एंजाइम्स है वो है पेक्टिनेज, पेपेन एंड अमाइलेज। ओके, फंक्शन क्या होगा एंजाइम का? कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो काम है वो है एंजाइम। ओके, देन आपको एंजाइम की लिस्ट प्रोवाइड की। एंजाइम का यूज कहाँ होता है? कॉन्फेक्शनरीज में होता है, मतलब स्वीट डिशेज बनाने में होता है, सोयाबीन मिल्क में होता है, एनिमल फीड में यूज किया जाता है। डिफरेंट जगह पे जितनी भी पेस्ट्रीज है, केक्स है, उन सब में एंजाइम्स का यूज किया जाता है। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस अ लिस्ट विच इज गिवन इन योर बुक। एंजाइम की लिस्ट आपके बुक में प्रोवाइड की है। फर्स्ट वन है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो मिला है वो कहाँ से मिलेगा? अगेन फ्रॉम द सैकेरोमाइसिस ग्रीविसाई। ओके, सैकेरोमाइसिस से इन्वर्टेज मिला है। उसके बाद में है पेक्टिनेज विच इज फ्रॉम दी स्क्लेरोटियाना लिबर्टिनी। ओके, देन दिया है लाइपेज फ्रॉम राइजोपस स्पीसीज, और लास्ट दिया है सेल्यूलेज, सेल्यूलेज फ्रॉम ट्राइकोडर्मा कोनिगी। ओके, ध्यान में रखो ये चार आपको दिए हैं, इन्वर्टेज, पेक्टिनेज, लाइपेज एंड सेल्यूलेज। ओके, इन्वर्टेज का जो है इन्वर्टेज जो बनेगा एंजाइम वो विद द हेल्प ऑफ सैकेरोमाइसिस ग्रीविसाई के हेल्प से बनेगा। पेक्टिनेज जो है वो स्क्लेरोटियाना लिबर्टिनी से बनेगा। लाइपेज जो है वो राइजोपस स्पीसीज का यूज करके बनेगा, और सेल्यूलोज जो है वो ट्राइकोडर्मा कोनिगी का यूज करके बनेगा। इस अलोंग विद दैट देयर इज अगेन सम एंजाइम्स आर गिवन देयर। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, उसके अलावा एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम आपको प्रोवाइड किया है जिसे हम क्लॉट ब्लस्टर बोलते हैं। व्हाइट इज कॉल्ड एज अ क्लॉट ब्लस्टर, ध्यान में रखना। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम उसे हम क्लॉट ब्लस्टर बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द डिफरेंट ब्लॉकेज, ड्यूरिंग हार्ट ब्लॉकेज, जब हार्ट ब्लॉकेज होता है या फिर हार्ट की सर्जरी होती है उस टाइम ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाने की वजह से वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। ओके, तो उन ब्लड वेसल में से ब्लड को वॉश आउट करने का जो काम रहता है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज का, इसीलिए इसे क्लॉट ब्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्लॉट ब्लस्टर। ओके, सेकंड जो एंजाइम आपको दिया है वो साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ए। ओके, साइक्लोस्पोरिन ए नाम का एंजाइम दिया है जिसे हम इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट बोलते हैं। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट? आपको इससे पहले मैं भी आपको जब आप पढ़े होंगे तब आपको इम्यूनिटी ये चैप्टर है, उस इम्यूनिटी चैप्टर में क्या बोला है कि जब तक के इम्यूनो सप्रेसिव इम्यूनो सिस्टम हमारी सप्रेस नहीं होती तब तक कि वो कोई चीज हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर सकती। ओके, हमारे बॉडी की खुद की इम्यूनिटी सिस्टम है, उस इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी डिसीज हमको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते। पहले हमारी बॉडी उसको
प्रोटेक्ट करती है या फिर उसके अगेंस्ट वर्क करती है। फिर जब वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसको नहीं रोक पाती है, देन दैट डिसीजेस ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनसाइड द बॉडी। ओके, तो हमारे बॉडी में एक इम्यूनो सिस्टम प्रेजेंट रहती है जो क्या करती है, डिसीज को रोकती है। अब देखो, अब जब इम्यून सिस्टम के सेल वर्क करते हैं उस टाइम कोई भी फॉरेन एजेंट बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, राइट। अब यहाँ पे भी सेम चीज है कि जब आप किसी जगह पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस हो रही है, मे बी हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है या फिर ब्रेन ट्रांसप्लांट, कोई भी ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई भी ऑर्गन अगर वहां पे ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस हो रही है, तो उस टाइम हमारी बॉडी इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो ऑर्गन हमारा नहीं रहता, वो ऑर्गन किसी दूसरे का रहता है जो हमारे बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो वो चीज करने के लिए बॉडी में पहले ही इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, इसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है। फिर हमारे बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है और कंटिन्यूअसली जब तक कि हमारी बॉडी को उस ऑर्गन की आदत नहीं हो जाती, दूसरे के ऑर्गन की आदत नहीं हो जाती, तब तक के इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के इंजेक्शन या टैबलेट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब ये पूरी प्रोसेस क्लियर हो जाती है, देन इनका डोज रोक दिया जाता है। तो हमारे बॉडी में जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस होगी उस टाइम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन नाम का एक एंजाइम यूज किया जाता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिन। ये है स्टैटिन। ओके, स्टैटिन जो एंजाइम है वो एज अ लोअरिंग दी कोलेस्ट्रॉल के यूज होता है। लोअरिंग दी कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उस टाइम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट करके स्टैटिन नाम का एंजाइम यूज होता है, जो बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वो है मोनोस्कस पुरपुरियस। मोनोस्कस पुरपुरियस। इसका जो सोर्स है वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसका जो सोर्स है स्ट्रेप्टोकाइनेस का वो है स्टेफेलोकोकस। बैक्टीरियम। ओके, तो मोनोस्कस पुरपुरियस नाम के माइक्रोब से बनेगा स्टैटिन जो एंजाइम है, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। उसके बाद में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है वो है साइक्लोस्पोरिन ए, जो बनता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। और स्ट्रेप्टोकाइनेस जो एंजाइम है, जिसे हम क्लॉट ब्लस्टर बोलते हैं, वो एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम स्टेफेलोकोकस बैक्टीरियम से। ओके, सो दीज आर द सम एंजाइम। अलोंग विद दैट वहां पे आपको एक डेयरी प्रोडक्शन का एक पॉइंट दिया है। डेयरी मतलब मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट आप सब लोगों को पता है। मिल्क है, बटर है, योगर्ट है, कर्ड है, उसके बाद में चीज है। ओके, ये सब के सब जो मिल्क प्रोडक्ट है वो आएंगे डेयरी इंडस्ट्री में। ओके, और डेयरी इंडस्ट्री में यूज होने वाले जो माइक्रोब्स है वो नेमली है पेनिसिलियम, streptomycin, okay, and then last one that is a lactobacilli। ये तीन जो माइक्रोब्स है ये मेनली यूज होते हैं मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए डेयरी इंडस्ट्री में। वहां पे एक एंजाइम दिया है आपको, मिल्क का जो कन्वर्शन है वो कर्ड में करने के लिए, मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में करने के लिए वहां पे जो माइक्रोब यूज होता है वो LAB, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वहां पे जो यूज होगा वो होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्लियर? सो ये होगा डेयरी इंडस्ट्री में पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लैक्टोबैसिलस। मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में करने के लिए जो यूज होता है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम LAB भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। किसे बोलेंगे हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट? सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। ओके, किसे बोल रहे हैं हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट? सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि जहां पे
सीवेज का मतलब पहले जान लो कि व्हाट इज सीवेज. सीवेज इज द वेस्ट वाटर. वेस्ट वाटर आपको पता है कि हर सिटी में या फिर गांव हो या टाउन हो या फिर सिटी हो या जहां पे भी हो, वेस्ट वाटर हर जगह पे रहता है. बाथरूम से निकला हुआ पानी, वेस्ट मटेरियल, जो भी केमिकल फैक्ट्रीज से निकला हुआ पानी, जो भी वेस्ट वाटर है सबका सब कलेक्ट होता है सिटी के बाहर. ओके, तो वो जो सिटी के बाहर कलेक्ट हुआ वाटर है उसे हम बोलेंगे सीवेज वाटर. अब सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में हमको क्या डिस्कस करना है कि जो सीवेज वाटर है या जो फिर वेस्ट वाटर है, उस वेस्ट वाटर को प्यूरिफाइड करके नेचुरल वाटर बॉडीज में क्या करना, रिलीज करना फॉर द ह्यूमन बींग्स यूज. ह्यूमन बींग के यूज के लिए उसको नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज करना, ये काम है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट. तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट. एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ओके, एंड देन टर्शरी ट्रीटमेंट. 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने इसको, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, जिसे हम फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं. इट इज बाय द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. ओके, तो देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि फिजिकल प्रोसेस है. प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी वेस्ट वाटर आएगा, सबसे पहले उस वेस्ट वाटर में से जो ऑयली सब्सटेंसेस है, लार्ज पार्टिकल्स है, उन वाटर डेब्रिज को रिमूव करेंगे. रिमूव दी लार्ज large particles, water debris and other oil substances by the method of filtration and sedimentation. Filtration and sedimentation करके उसको रिमूव करना है. ओके, तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन होता है और उससे जो बनता है रिमेनिंग वन, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी इन्फ्लुएंट. क्या बोलेंगे उसे, प्राइमरी इन्फ्लुएंट. जो पहला रिमेनिंग हुआ वेस्ट वाटर में से लार्ज पार्टिकल हमने रिमूव कर दिए, ऑयली सब्सटेंसेस एंड वाटर डेब्रिस को रिमूव किया, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन करके. फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन हमने डिस्कस किया है. ओके, इससे पहले भी आपको पता होगा, आपके जो क्लास में लेक्चर्स हुए होंगे तो उन्होंने बताया होगा आपको कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है. ओके, तो उस मेथड थ्रू प्राइमरी इन्फ्लुएंट हमको मिल गया, थोड़ा क्लियर वाटर मिल गया थोड़ा. देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है यहाँ पे कि नेक्स्ट ट्रीटमेंट में ये जो प्राइमरी इन्फ्लुएंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो बायोकेमिकल मेथड है. ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जो प्राइमरी इन्फ्लुएंट हमको मिला है, विच इज passes into large aeration tank में उसको पास करेगी. ओके, प्राइमरी इन्फ्लुएंट जो लिटिल बिट अमाउंट में क्लियर हुआ है वाटर, उसको हम पास करेंगे लार्ज एरिएशन टैंक में. देन उसके बाद में हम उसमें क्या करेंगे, एयर इज पंप इनटू इट. एयर पंप करेंगे, उसमें हवा डालेंगे, एयर पंप करेंगे उसके अंदर. उसके बाद में क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली एजिटेड. उसे क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली एजिटेट करेंगे. मतलब क्या किया हमने, हमको प्राइमरी इन्फ्लुएंट मिला, हमने उसमें क्या किया, उस प्राइमरी इन्फ्लुएंट को लार्ज एरिएशन टैंक में पास किया, उसमें एयर पंप की है और उसको मैकेनिकली एजिटेट किया है. मैकेनिकली एजिटेट मतलब कंटिन्यूअसली उसको घुमाया है. ओके, अब मैकेनिकली एजिटेट होने के बाद में वहां पे जो प्रोसेस होगी, वहां पे क्या होगा, देयर इज विगरस ग्रोथ of the aerobic microbe. क्या होगा वहां पे, ये सब प्रोसेस होने की वजह से वहां पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा और इस वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लो. ध्यान में रखना, व्हाट इज फ्लो. फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है. इट इज द एसोसिएशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
प्राइमरी इन्फ्लुएंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गई, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन हो गया। सेकेंडरी में हमने लार्ज एरिएशन टैंक में पास किया, उसमें एयर पंप की, कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली एजिटेट किया, एंड देन वहां पे क्या हुआ, विगरस ग्रोथ हो गई एरोबिक माइक्रोब की। ध्यान में रखना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही ग्रोथ होती है। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए और उसके वजह से आपको पता है कि आप अगर किसी रुके हुए पानी को अगर देखो, अगर कुछ पानी फ्लो होके एक जगह पे रुक गया तो वहां पे ग्रीन जैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है उस पानी के ऊपर। तो वैसे ही वहां यहाँ पे होता है कि उसको मैकेनिकली एजिटेट होने की वजह से नीचे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पानी में थी वो सबके सब ऊपर आ गए। अब उसका एक नेटवर्क लाइक अपीयरेंस फॉर्मेशन किया, वो जो जहाँ पे उस नेटवर्क लाइक अपीयरेंस को, जहाँ पे बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट का एसोसिएशन है, वो जो मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, अब उस एरोबिक माइक्रोब की ग्रोथ की वजह से एक मेश लाइक, नेट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म हो गया। उस मेश लाइक स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट था, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट का एसोसिएशन बनके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया, उसे हम बोलेंगे फ्लो, उसे हम बोलेंगे फ्लो। और इस फ्लो फॉर्मेशन की वजह से रिड्यूस दी BOD सिग्निफिकेंटली, reduce the biological oxygen demand, BOD, reduce the biological oxygen demand of the water significantly। उस वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस होगी। आपको पता है जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा पानी में उतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब की ग्रोथ वहां पे होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस फ्लो फॉर्मेशन की वजह से वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो गई और उसके वजह से क्या हुआ, वो सिग्निफिकेंटली, उसका फायदा ही हमें है। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। टर्शरी ट्रीटमेंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब टर्शरी ट्रीटमेंट में जो हमको मिला है, जिसकी वाटर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो चुकी है, जिसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो चुकी है, थर्ड ट्रीटमेंट देख रहे हैं। ठीक है, थर्ड टर्शरी ट्रीटमेंट। ओके, क्या होगा, जिसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस वाटर पासेस इनटू, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस वाटर पासेस इनटू, कहां पास किया उन्होंने, पासेस इनटू सेटलिंग टैंक, उसको पास किया उन्होंने सेटलिंग टैंक में। और सेटलिंग टैंक में पास होने के बाद में उसको जो ऊपर जो बैक्टीरिया का फ्लोक फॉर्मेशन हुआ था या फिर जो भी लेयर फॉर्मेशन हुई थी उसे बोला उस सेडिमेंटेशन की, उस वहां पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हुई, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हुई और उस सेडिमेंट को उन्होंने बोला एक्टिवेटेड स्लग। क्या बोला उन्होंने, एक्टिवेटेड स्लग बोला है। देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिस वाटर की रिड्यूस हुई उसको पास किया सेटलिंग टैंक में फॉर द सेडिमेंटेशन। ओके, सेडिमेंटेशन होना मतलब क्या कि वो जो भी लेयर था उसका एक जगह पे एक सेडिमेंट फॉर्मेशन हो गया, तो उस सेडिमेंट जो फॉर्मेशन हुआ है उसको उन्होंने बोला है एक्टिवेटेड स्लग। अब जो भी फॉर्मेशन हुआ है उसका स्मॉल पोर्शन भेजा है, स्मॉल पोर्शन बैक इनटू एरिएशन टैंक। जो एक्टिवेटेड स्लग का अनप्यूरिफाइड पोर्शन था, स्मॉल पोर्शन था, वो फिर से बैक भेज दिया उन्होंने एरिएशन टैंक में। और जो लार्ज पोर्शन था, लार्ज पोर्शन पासेस इनटू एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर टैंक, स्लग डाइजेस्टर टैंक। ओके, अब जो एक्टिवेटेड स्लग था उस एक्टिवेटेड स्लग में जो अनप्यूरिफाइड पोर्शन था, स्मॉल, जो प्यूरिफाइड नहीं हुआ था, उस पोर्शन को उन्होंने फिर से लार्ज एरिएशन टैंक में भेजा और जो थोड़ा बहुत प्यूरिफाइड वाटर था जो लार्ज पोर्शन में प्रेजेंट था वो उन्होंने एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर टैंक में भेजा। उस एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर टैंक में क्या प्रेजेंट है, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उन एनारोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, एनारोबिक बैक्टीरिया स्टार्ट टू डाइजेस्ट the remaining microorganism from the water में जो भी रिमेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसको खाना स्टार्ट, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर। ड्यूरिंग द
डाइजेशन सम गैसेस आर रिलीज, कौन से गैसेस रिलीज हुए वहां पे, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। और ये गैसेस रिलीज होने के बाद में जो बचा था वो था प्यूरिफाइड वाटर। वो क्या था, प्यूरिफाइड वाटर। देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसकी रिड्यूस हुई उसको भेजा उन्होंने सेटलिंग टैंक में फॉर द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट फॉर्मेशन हुआ, उस सेडिमेंट को बोला उन्होंने एक्टिवेटेड स्लग। इस एक्टिवेटेड स्लग का जो पोर्शन प्यूरिफाइड नहीं हुआ था उसको फिर से एरिएशन टैंक में भेज दिया जो स्मॉल अमाउंट में था, और जो प्यूरिफाइड हुआ था वो लार्ज अमाउंट में था, तो उन्होंने उसको एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर टैंक में भेजा। एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, जो उन्होंने क्या किया, जो वाटर में रिमेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वहां से कुछ गैसेस रिलीज हुए, वो थे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। और वो गैसेस रिलीज होने के बाद में जो बचा था वो था प्यूरिफाइड वाटर। और ये जो प्यूरिफाइड हुआ वाटर था वो उन्होंने फिर से रिलीज कर दिया इनटू अ, कहां पे, अगेन इनटू अ नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम एंड रिवर्स एंड ओशियंस फॉर द ह्यूमन बीइंग यूज। तो ये जो प्यूरिफाइड वाटर फिर से उन्होंने उस नेचुरल वाटर बॉडीज में भेज दिया। तो ये सारा का सारा हुआ अबाउट दी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में क्या होगा, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन की प्रोसेस थ्रू, फिजिकल प्रोसेस है तो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या होगा, प्राइमरी इन्फ्लुएंट फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ है और उसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाती है वाटर की। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, जिसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हुई है उस वाटर में से एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिमेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद में जो बचता है वो प्यूरिफाइड वाटर होता है, और प्यूरिफाइड वाटर को रिलीज किया जाता है नेचुरल वाटर बॉडीज में। थैंक यू।